नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। Hello students, in the previous class we have discussed about balanced and unbalanced forces, and now the today's topic is Newton's laws of motion. आज हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ मोशंस को सर आइजक न्यूटन ने दिया था। इन 1692 टू 1772 सर आइजक न्यूटन ने ये लॉज दिए थे, और इन्होंने मेनली 3 लॉज दिए थे। इन 3 लॉज को हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। न्यूटन डिवाइस्ड 3 laws to describe motion and its characteristics. So first of all we will discuss Newton's first law of motion, और इसी को हम गैलीलियोस लॉ के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ये लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहेगा। कहने का सेंस ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही बने रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर से बाहर से कोई फोर्स ना लगाए। बाहर से जब भी हम कोई फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया। इनर्शिया मीन्स टू रिमेन इन स्टेट, सो it states that every body continues to remains in rest or uniform motion in a straight line until or unless completed by some external force. To change its state of rest or motion. मीन्स जब तक हम किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगा या अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा। इसे ही हमने कहा लॉ ऑफ इनर्शिया।
So the first law of motion, recognize that every object has some inertia. What is this inertia? Property of a body to remain in a state. जैसा कि अर्ली मॉर्निंग टाइम में आपके साथ भी होता है, आप जब सोते हो तो बस सोना ही चाहते हो, सुबह के टाइम में जल्दी जगना नहीं चाहते हो। सेम उसी तरह से है कि आप सोने की ही स्टेट में बने रहना चाहते हो। ठीक उसी तरह से इनर्सिया भी है। हर ऑब्जेक्ट के पास में कुछ ना कुछ इनर्सिया होता है, मतलब वो अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता है जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। आप भी तब तक नहीं जगना चाहते जब तक कोई आपको जगाने ना जाए। चलिए एक छोटा सा साइंटिफिक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर टेबल पे कोई बुक पड़ी हुई है, वो अपने स्टेट को तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक कि हम उस पर फोर्स ना लगाएं। यानी कि जब हम बुक पर फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा मूव करेगी, लेकिन तब तक मूव नहीं करेगी जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। सो a book lying on a table will remain there unless and until somebody will come and change its place। मतलब जब तक कि आप बुक को डिस्प्लेस नहीं करेंगे वो अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, मतलब बुक के पास इनर्सिया है। चलिए अब इनर्सिया को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये इनर्सिया है क्या। इनर्सिया को जैसा हमने समझा कि प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन स्टेट, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन स्टेट। एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि जिस बॉडी की मास जितना ही ज़्यादा है, इनर्सिया उसके अंदर उतना ही ज़्यादा होता है। सो द मास of the body is measure of inertia। inertia or inertial state। heavier the mass, larger the inertia। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ही ज़्यादा होगा वह उतना ही मुश्किल से अपनी स्टेट को चेंज करेगा, या ये कहें कि जिसका मास ज़्यादा है उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब वह अपने स्टेट को चेंज करेगा। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इन द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने मास, एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में रिलेशनशिप दी, और ये रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए उन्होंने एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम का यूज किया। मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलासिटी, मास इंटू वेलासिटी, मास और वेलासिटी के प्रोडक्ट को ही हम मोमेंटम कहते हैं। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग
जितना चेंज हुआ लिनियर मोमेंटम में इन ए गिवन टाइम, यह फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। कहने का सेंस ये है कि लिनियर मोमेंटम में जितना चेंज होता था, यह जितना ज़्यादा लिनियर मोमेंटम में चेंज होता था उतना ही ज़्यादा फोर्स की वैल्यू हमें अप्लाई करनी पड़ती थी स्टेट को चेंज करने के लिए, ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए, मीन्स रेस्ट से मोशन में लाने के लिए और मोशन से रेस्ट में ले जाने के लिए। सो rate of change of linear momentum, the force applied on a body is directly proportional to rate of change of linear momentum with time, मतलब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट का मास इनटू वेलोसिटी, सपोज यहाँ पर हमने कोई m मास का ऑब्जेक्ट ले लिया और इसकी वेलोसिटी v है, तो इस केस में जो इसका मोमेंटम होगा m इंटू वी, और इस पर जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी बाई टी। तो चलिए अब हम इसके मैथमेटिकल फार्मूलेशन की ओर बढ़ते हैं। इसे हम मैथमेटिक्स से कैसे दिखाएंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ देना चाहूँगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े। दो क्वांटिटी का ऐसा डिपेंडेंस कि जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ रही है उसी के साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े। यहाँ पर m इंटू वी अगर बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा। कहने का सेंस ये है उतना ही ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई बॉडी है जिसने वेलोसिटी u से मोशन स्टार्ट किया। आफ्टर टाइम t body reached at point B. Suppose this was point A and this is point B. Body's mass is m, and after time t it reached to point B, and suppose some force F is applied on this body. So now we will calculate the value of force in this case. Suppose its velocity at point B is v. So suppose the body of mass m started its motion from point A with velocity u। मोशन जहाँ से स्टार्ट होता है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्या, इनिशियल वेलोसिटी। तो u हमारा क्या होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा। एंड रीच to point B and at point B its velocity is v, और
मोशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की नॉलेज हो गई। एंड let the time taken in this motion is t। और हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो टाइम ए टू बी जाने में जो टाइम लगा वो t है। दिस मोशन इज t, स्मॉल t। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। ए और बी पॉइंट पर मास इनटू वेलोसिटी के टर्म्स कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम पी ए और पी बी से डिनोट करेंगे। पी ए एंड पी बी से डिनोट करेंगे। सो लेट द momentum of body at point A PA equal to mass into velocity, so m into u। at point A the velocity is u, mass into velocity। इस टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम एट पॉइंट बी। मोमेंटम एट पॉइंट बी, पी बी, एम इंटू वी, क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वी है तो एम इंटू वी। बॉडी का मास नहीं चेंज होगा, बॉडी का मास जो यहाँ था वो ही बी पॉइंट पर भी है। अब जो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स होना चाहिए वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो हमें चेंज इन मोमेंटम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन मोमेंटम। देयरफॉर चेंज इन मोशन लीनियर है तो मोमेंटम लीनियर ही होगा। सपोज दिस इज P एंड P इक्वल टू पी बी माइनस पी ए, पी बी माइनस पी ए। मोमेंटम एट पॉइंट B माइनस मोमेंटम एट पॉइंट A। अब हम यहाँ पर पी बी और पी ए की जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट करेंगे। पी बी की जो वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज m इंटू वी माइनस एम इंटू पी ए की वैल्यू m इंटू यू। यहाँ से m दोनों में मल्टीप्लाइड है तो कॉमन ले लेंगे m इंटू वी माइनस यू। ये सपोज हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसे हमने इक्वेशन का फॉर्म दे दिया है क्योंकि इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स ये जो क्वांटिटी p हमने कैलकुलेट की है इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम के साथ हमारा मोमेंटम कैसे चेंज कर रहा है। सो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। P बाई टी इज इक्वल टू P की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है m v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी से इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो क्वांटिटी है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी, ये एसिलरेशन को डिनोट करता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने एसिलरेशन पढ़ा होगा। तो इस क्वांटिटी को हटा करके हम यहाँ पर एसिलरेशन ए लिख सकते हैं सिंस द क्वांटिटी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी
इज इक्वल टू ए, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। देयरफॉर p बाई टी इक्वल टू m इंटू ए। ये हमें सपोज ये थर्ड रिलेशनशिप हमने निकाल ली। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied। हम ये कहें कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, फोर्स अप्लाइड के। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। चेंज इन मोमेंटम p एंड टाइम t, तो p डिवाइडेड बाई t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स जो हमने अप्लाई किया था F। p बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। और इसी को हम कह सकते हैं p बाई टी की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है m इंटू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ये हमने एक रिलेशनशिप निकाल ली। या हम इसी को लिख सकते हैं F इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। कहने का सेंस ये है कि अगर m इंटू ए की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे ही f की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर m इंटू ए की वैल्यू कम हो रही है तो f की वैल्यू भी कम हो रही है। मीन्स जैसे चेंजेस m इंटू ए में आते हैं वैसे ही चेंजेस f में भी आएंगे। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ये भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, f इक्वल टू, उस कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे k से, KMA। ये हमने फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव कर लिया। यही रिलेशनशिप न्यूटन सेकेंड लॉ के नाम से फेमस है। न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस k की वैल्यू निकाली और इस k की वैल्यू थी 1। एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 1, ये पाया गया कि k की जो वैल्यू है वो 1 थी। यहाँ पर k की जगह पर 1 पुट करेंगे तो F इक्वल टू ma। और यही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है जो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा है। सो द एबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। We will discuss the topic momentum in detail. So momentum have no any physical significance। मोमेंटम की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती। मोमेंटम एक परफेक्ट मैथमेटिकल टर्म है एंड इट्स जस्ट द मास एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट, मास एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट। सो मोमेंटम इज defined as the product of mass and velocity in fact meant
for the measure of motion of the body. So let us suppose the mass is m and velocity is v. So the momentum will be m into v. So momentum equal to mass into velocity. Mass into velocity. So if momentum is denoted by p, this is just m into v. So p equal to m into v. What will be its unit? Calculate from here. Unit of mass is kilogram and velocity is meter per second. So kilogram meter per second. Its unit is kilogram meter per second, and this is the SI unit. So its SI unit is kilogram meter per second. So mass and velocity are combinedly define the motion through the quantity momentum, and it doesn't have any physical significance. If somebody asking to you, tell me about the physical significance of momentum, so it doesn't have any physical significance. Physical significance, and it is a pure mathematical term. Pure mathematical term. That's all for now. Thank you. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखें।